राइट, तो चलिए आज शो की शुरुआत होने वाली है आपके सवालों के साथ, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। पंकज मठपाल एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो आपके आज तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल हमारे यूट्यूब के एक दर्शक का है पंकज जी, आपके लिए। मोहम्मद खान साहब इनका सवाल लेते हैं। 20 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000 रुपये की इसमें एसआईपी चल रही है। टाटा का स्मॉल कैप है इनके पास 500 रुपये की एसआईपी। एबीएसएल पीएसयू फंड यहाँ पर 500 रुपये की एसआईपी। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर 1000 रुपये। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इसमें 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है। अब उससे ज़्यादा इन्होंने कोई डिटेल्स हमें दी नहीं है, लेकिन 20 साल में 1 CR इनको बन जाना है करोड़पति, और यही इनका सवाल है कि फंड्स को लेकर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ओवरऑल फंड मिक्स तो इनका काफ़ी अग्रेसिव है, और इनफैक्ट इक्विटी ओरिएंटेड ओवरऑल पोर्टफोलियो है। इन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी डाले हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। बताइएगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अक्रॉस मार्केट कैप्स पंकज जी, रणनीति कैसे लगी आपको इनकी? कविता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। कविता जी देखिए, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड्स होने चाहिए ये कई बार डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पर, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। आप ये लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स बेशक यहाँ पर सुटेबल रहेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने एक थीमेटिक फंड रखा हुआ है, पीएसयू फंड, अब उसमें 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपके जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वहां पर भी आपको पीएसयू स्टॉक्स मिलेंगे। तो अलग से 500 रुपए की एसआईपी करना एक थीमेटिक फंड में मेरे हिसाब से वो सही रणनीति नहीं है। इसके बजाय वो 500 रुपए आपने यदि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड में निवेश किया हुआ है, उसकी जगह मिड कैप फंड जो आपके पास है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें यदि ऐड कर दे तो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड ही बेहतर रहेंगे। कि किसी भी निवेशक को यदि एक अपना पोर्टफोलियो बनाना हो कि 70-80% आपने एक डाइवर्सिफाइड कोर पोर्टफोलियो बनाया और 20-30% आपने रखा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे निवेशक जो अभी शुरुआत कर रहे हैं निवेश की, जिनका छोटा छोटा पोर्टफोलियो है, उन्हें ये 500,000 रुपए किसी थीमेटिक या सेक्टर फंड में निवेश करने के बजाय डाइवर्सिफाइड फंड में ही रहना चाहिए। तो ये इनके लिए सलाह है स्पेशल तौर पर। दूसरी बात यह है कि जो टारगेट है 1 करोड़ का, उसके हिसाब से अभी ये निवेश का जो अमाउंट है काफी कम है। यदि 12% के हिसाब से तो पंकज जी, यहाँ पर क्योंकि आपने थीमेटिक फंड का जिक्र किया और वहाँ से इनको निकलने की सलाह दी, साथ में ये भी कहा कि थीमेटिक फंड में ये क्योंकि 500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो उससे बचा जा सकता है। मुझे एक बात समझनी है कि बहरहाल ये पता नहीं कितना बाजार को समझते हैं और कितने वेल वर्स्ड हैं थीमेटिक एक्सपोजर को लेकर, और आपकी बात भी जाहिर है कि इस तरह का एक्सपोजर इनको किसी भी लार्ज कैप में या किसी भी प्योर मार्केट कैप फंड में बिल्कुल मिल ही जाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि आपने हाईलाइट भी की है बात कि महज 500 रुपये की एसआईपी है। अगर कोई इस तरह के फंड में पैसे डाल रहा है तो एसआईपी ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए क्या? ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए कविता जी, कैसे है, मेरी सलाह यह है कि किसी को अगर मान लीजिए 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 50,000 करने हैं, मतलब थोड़ा सा साइजेबल अमाउंट है। और मैं इसलिए कह रहा हूं साइजेबल, इसका मतलब यह है कि वो निवेशक समझता है मार्केट को, उसके पास पैसा भी थोड़ा ज्यादा है, तो वो ये चाह रहा है कि मेरा जो कोर पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म गोल के लिए 70-80% तो उन फंड्स में रहे और 20-30% पैसा मेरा उन फंड्स में रहे जहां पर मैं समय समय बदलाव कर सकूं। क्योंकि हमने देखा कि 1 साल पहले पीएसयू डिफेंस काफी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी हमने पीएसयू में गिरावट देखी। अब समय समय के अनुसार आप देखते हैं कि सेक्टर रोटेट करते रहते हैं, थीम बदलती रहती हैं, तो आपको अपने इस पोर्टफोलियो में जहां पर थीमेटिक और सेक्टरल फंड है वहां पर बहुत एग्रेसिवली, बहुत एक्टिवली चेंजेस करने पड़ेंगे। और एसआईपी के बजाय मैं कहूंगा कि जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है जहां पर हम थीमेटिक और सेक्टर फंड की बात कर रहे हैं, यदि वहां लमसम निवेश किया जाए तो और भी बेहतर है कि अपने लमसम शुरुआत में किया, जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेक्टर अच्छा करेंगे और जैसे ही वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करके मतलब वो उम्मीद कम हो रही है, तब वहां से निकलकर आप चेंज कर दें। तो इस तरह के निवेशक जो एक्टिव है मार्केट में, जिन्हें मार्केट की समझ है, उन्हें ही अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बाकी सभी निवेशकों के लिए मेरे हिसाब से एक कोर पोर्टफोलियो अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से तय करना चाहिए, और वहां पर डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए सुटेबल रहते हैं। फिर वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के जरिए
आप सभी तरह के मार्केट कैप में एक्सपोजर ले रहे हों, तो ये रणनीति बेहतर होगी। चलिए, मोहम्मद खान साहब फ़ोन लाइन पर तो है नहीं मेरे साथ, लेकिन हमने उम्मीद की है कि जवाब देते वक्त उनके निवेश के हर पहलू पर उनको समझाइश दी जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और विश्वजीत जी के लिए कपिल अग्रवाल जो दर्शक हैं वो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार कपिल जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, कपिल कुछ फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आपने अपने पोर्टफोलियो में क्वांट का मिड कैप फंड डाला है, क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का ही स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, बंधन निफ्टी अल्फा 50 आपके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। कपिल कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं पिछले 8-9 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, और इसमें 2 फंड मैंने चेंज कर दिए हैं मैम। कौन से? इसमें एक तो ये क्वांट मिड कैप फंड मैंने बंद कर दिया है, और एक ये क्वांट का मिड कैप फंड ये बंद कर और चुके हैं, अभी एनर्जी। एसआईपी नहीं चल रही, हाँ मतलब ठीक है। हाँ, इसमें ओके, नहीं चल रही और मैम, और एक एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। चलिए, तो एक में 1500 की एसआईपी बंद है, एक में 1000 की एसआईपी बंद है, ठीक है। हाँ, इसकी तो जगह मैंने और फंड स्टार्ट कर दिए। हाँ, कौन सा स्टार्ट किया? बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड 2000 रुपये, हाँ, ओके। और एक मैंने लिया है अभी आईटीआई का, इसका लार्ज एंड मिड कैप आया है अभी, एनएफओ, वो लिया था मैंने अभी, 1000 रुपये उसमें डाले हैं। आरटीआई का लार्ज एंड मिड कैप, चलिए 1000 रुपये, तो यहाँ पे 3000 रुपये आपने डाल दिए हैं, हाँ जी। ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो अब मुझे जानना है कि लक्ष्य आपके वही है 13 साल में 1 करोड़ रुपए? हाँ जी, हाँ जी, 13 साल में 1 करोड़ बनाने हैं मैम मेरे को, और लगभग मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अब लगभग 2,38,000 रुपये के आसपास है जी। ठीक है। निवेश को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं? नहीं मैम, एक बार तो नहीं, क्योंकि मेरा होम लोन चल रहा है, उसकी वो मेरी हो जा रही है, किस्त जा रही है, इसलिए मैं ज्यादा बढ़ा नहीं पाऊंगा। 20,000 रुपये पर मंथ बस ज्यादा कर सकता हूँ। जब भी मुमकिन हो कोशिश कीजिएगा कि अपने निवेश की राशि को आप बढ़ाएं, ठीक है। बाकी फंड्स को भी कंसोलिडेट किया जा सकता है, कुछ अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। विश्वजीत जी बताइएगा, कौन से फंड में से निकलना चाहिए? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो कपिल जी, मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आप इतनी जल्दी-जल्दी फंड खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ये शायद सही रणनीति नहीं होगी। अभी आपने एसबीआई एनर्जी का एक आईपीओ एनएफओ आया था, तो आपने जब खरीदा होगा और इतनी जल्दी बंद भी कर दिया, तो इतनी जल्दी-जल्दी आप अगर बदलाव करते रहेंगे तो शायद एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है कि आप बहुत ही सोच समझ के फंड्स का चुनाव करें, और एक बार अगर आप चुनाव कर इंटरेस्टिंग लेते हैं, तो चीज़ कुछ समय उसको दें, जी। तो उस फंड को विश्वजीत परफॉर्म जी करने एक के लिए काम दें। करते हैं, एक काम जी, करते जी। हैं विश्वजीत जी, इनको पूछ भी लेते हैं कि इन्होंने बंद क्यों किया था। तो बताइएगा कपिल, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को इन 2 फंड्स में बंद क्यों किया था? मैडम ऐसा है, आपसे मैंने पहले सवाल पूछा था, आपसे यही सवाल है, तब आपने बोला था भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है, तब मैंने बंद किया था ये हाँ, फंड। थीमेटिक इसकी में जगह ना, मैंने ये तो आपने एक मिड कैप, हाँ हाँ, एसबीआई और फिर मैंने एनर्जी फ्लेक्सी कैप अपॉर्चुनिटी ले में लिया तो था। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया है। तो हाँ जी मैम। क्वांट का मिड कैप भी आपने बंद कर दिया है? हाँ, क्वांट का मिड कैप इसलिए बंद किया था कि वो इसके बीच में वो खबर आई थी, इनको मतलब रेड पड़ी है, तो हाँ कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसको बंद कर दिया था मैम। बहरहाल फंड की परफॉर्मेंसेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह की जांच मेरे ख्याल से जहां तक आपको चिंता होना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई इसमें निवेशित है। लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक किसी भी फंड को लेकर कोई भी सवाल, या उसके ऑपरेशंस को लेकर, या किसी भी फंड मैनेजर के कामकाज को लेकर किसी भी सवाल को खड़ा नहीं किया गया है। तो जी विश्वजीत जी बताइए। जी, बिल्कुल। कविता जी, एक तो मुझे याद आ रहा है कि इनका सवाल पहले भी शो में आ चुका है और मैंने शायद जवाब दिया था। तो बिल्कुल उस समय ज़रूर ऐसा बोला गया होगा कि रिस्क को देख के ना करें, पर जब ऑलरेडी आपने निवेश कर दिया तो कुछ समय उसको देना अवश्य रहता है। और जो आपने क्वांट मिड कैप फंड बंद किया है, वो जो जानकारी आपको है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक रेगुलर इंक्वायरी थी, वो ओवर हो गई है, उसमें ऐसी कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे अब लेकिन आपने बंद कर दिया तो उसे रहने दीजिए, क्योंकि मेरी सलाह भी यही थी कि आपके पास 2 मिड कैप फंड हैं, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड अच्छा है, उसमें आप निवेशित रहें। और एक फंड जो मैं आपको स्टॉप करने के लिए बोलूँगा, वो है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, क्योंकि आपके पास एक और स्मॉल कैप फंड है, तो उसमें टाटा स्मॉल कैप फंड, तो उसमें आप निवेशित रहें। तो ये 2 फंड, एक आप ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, एक स्मॉल कैप आप ऑलरेडी बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। और ये दोनों फंड का जो जो पैसा बचता है एसआईपी का, इसको आप एक लार्ज कैप फंड लें, प्योर लार्ज कैप। जिसमें जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड
या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। तो इसमें आप एक लार्ज कैप फंड आपकी कैटेगरी में मिसिंग है। हालांकि फ्लेक्सी कैप भी वही काम करता है, क्योंकि 70% करीब करीब फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप होता है। बट आप चाहें तो लार्ज कैप फंड को कर सकते हैं स्टार्ट, और ये दो फंड जो मैंने आपको बताए हैं इसको स्टॉप कर सकते हैं एसआईपी। इसके अलावा जो आपका लक्ष्य है 13 वर्ष में 1 करोड़ का, तो उसके लिए आप 19,000 की एसआईपी अभी कर रहे हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो शायद आप लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। तो उसके लिए आपको 27,000 की एसआईपी चाहिए होगी, या फिर हर साल आप 8% का स्टेप अप करेंगे तभी आप 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे, अगर हम 12% रिटर्न की बात करते हैं। अगर अच्छी रिटर्न मिल जाती हैं तो जरूर आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। बट अगर हम 12% का जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं उसके हिसाब से तो आपको एसआईपी अभी और बढ़ानी होगी। बाकी बाकी जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहें। और जैसे कविता जी कह रही थी, समय मिलने पर आपके ऊपर होम लोन का प्रेशर अवश्य होगा, लेकिन जब भी कोई बोनस या कुछ और रकम आती है तो उसको जरूर निवेश करें, ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति जल्दी पहुंच सकें। राइट कपिल, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। और जो बदलाव आपको बताए गए हैं उस कोशिश कीजिएगा कि उस पर आप अमल करें धीरे धीरे जब जब मुमकिन हो। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब पर से ही अमित कुमार का हम सवाल लेते हैं। पंकज जी, आपके लिए है ये सवाल, और इनको चाहिए रुपए 1 करोड़ रुपए 8 साल में। और कुछ फंड्स के नाम इन्होंने दिए हुए हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप है इनके पास। और ईटीएफ में भी ये निवेश करना चाहते हैं, और इसी लिहाज से पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो में किसी भी बदलाव की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग सवाल है, पर फ़ोन लाइन पर होते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि भर भर के स्मॉल कैप्स डाले हुए हैं इन्होंने पोर्टफोलियो में। तो इनके पास लगभग 3 तो स्मॉल कैप हैं, 2 मिड कैप हैं और 2 ब्लू चिप हैं, और फ्लेक्सी कैप भी एक इनके पास है। तो बताइएगा, क्योंकि अधिकतर समय हम देख रहे हैं आजकल निवेशकों के पास ऐसा हो रहा है कि स्मॉल कैप्स फंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टेक्निकली कितने स्मॉल कैप फंड्स को आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, पंकज जी? देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने की एसआईपी है। लेकिन दो फंड्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जहां पर जो पोर्टफोलियो है वो काफी फोकस्ड अप्रोच वाला पोर्टफोलियो है, और कुछ फंड्स की जो अप्रोच है वो काफी डाइवर्सिफाइड होती है। तो ऐसे में यदि आप ये समझते हैं कि किसी एक वक्त पर यदि हम देखें फोकस अप्रोच काम करती है, अदरवाइज लॉन्गर टर्म में हमेशा डाइवर्सिफाइड अप्रोच जो होती है वो बेहतर परफॉर्म करती है। तो ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो उसका जो पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है। वहीं यदि बात की जाए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड या क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो इन फंड हाउसेस की ओवरऑल देखा जाए तो जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की वो फोकस रहती है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं काफी कम होते हैं। तो यदि दो फंड आपको रखने हैं तो ऐसे में हमेशा कीजिए कि एक फंड ऐसा रखिए जहां पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, और एक स्मॉल कैप फंड ऐसा हो सकता है जिसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो, फोकस अप्रोच हो। तो इस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो अमित कुमार के लिए ये सलाह है। और हालांकि इनको अपना जो निवेश है वो बढ़ाने की ज़रूरत तो है क्लियरली। अब जब बढ़ाएं निवेश तो क्या इन्हीं फंड्स में डाल दें जो आपने रेकमेंड किए हैं, या कोई और फंड जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, पहले तो 3 स्मॉल कैप फंड हैं, उनमें से एक स्मॉल कैप फंड तो उनको बंद करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि एक डाइवर्सिफाइड और एक फोकस अप्रोच ऐसी हो सकती है। तो क्वांट का फोकस क्वांट में भी है इनके पास में, क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसमें एसआईपी बंद कर लें। उसकी जगह पे ये मेरे हिसाब से सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे 8 फंड्स हैं, तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड, 4 ही फंड रखें, बाकी फंड्स को बंद कर दें। तो 8 में से 4 फंड रखने की सलाह मैं दूंगा। दूसरी बात, बेशक अगर कैलकुलेट करें तो 8 साल में 12% के सीएजीआर पर लगभग 57 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। टारगेट है 1 करोड़ का, तो यहां भी इन्हें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, टॉपअप करना पड़ेगा, और समय भी कम है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अग्रेसिवली बढ़ाना होगा, तब ये मुमकिन होगा। और जहां तक ईटीएफ का सवाल है, अमित कुमार जानना चाहते हैं कि ईटीएफ में भी निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम ईटीएफ, ये एक नया ईटीएफ है, लेकिन ये कैटेगरी और ये जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से एक प्लेन निफ्टी 50 या निफ्टी 100 करने के बजाय यदि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम ईटीएफ इसमें निवेश किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतर रहेगा। चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। सुशांत, क्या आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं?
चलिए, सुशांत का सवाल शायद यूट्यूब पर आया हुआ है और इनका सवाल विश्वजीत जी के पास है। 10,000 की एसआईपी इनको शुरू करनी है और लक्ष्य है इनका 15 साल का और उसके लिए इनको फंड मिक्स चाहिए। बताइए विश्वजीत जी। जी, बिल्कुल 10,000 रुपए की अगर ये एसआईपी शुरुआत कर रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैं इनको यही रिकमेंड करूँगा कि क कोशिश करें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से शुरुआत करें। या फिर अगर थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मल्टी कैप भी ऐड कर लें। तो 3-3 हज़ार की 2 एसआईपी और एक 4,000 की जो कि फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। इसके अलावा कोटक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जो कि थोड़ा-सा उनको डिफरेंट मार्केट कैप के डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएँगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के। और एक लार्ज कैप या तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। तो ये 3 फंड से शुरुआत करें और 10,000 की जो रकम है अगर 12% का सीज़र लेके चलते हैं 15 साल में, तो करीब-करीब 50 लाख रुपए बनते हैं। और वहीं अगर ये 10% का स्टेप अप ले सकते हैं, तो ये यही रकम 15 साल में 86 लैक्स बन जाती है, तो काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जैसे-जैसे कोशिश करें एक गोल भी सेट करें, ताकि डिफरेंट एसआईपीज़ अपने गोल के साथ लिंक करें और जितनी स्टेप अप कर सकते हैं, जब मौका लगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करें ताकि एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर सकें। ये आगे बढ़ते हैं और अमित साहा का हम सवाल लेंगे। पंकज जी, आपके लिए है ये सवाल, यूट्यूब के ज़रिए इन्होंने सवाल भेजा है और ये एसआईपी जो कर रहे हैं अपनी फंड्स में 1 साल से कर रहे हैं और 20 साल तक निवेश करेंगे और इनके पास पोर्टफोलियो में है यूटीआई निफ्टी 50, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है। ये कह रहे हैं इनके पास निप्पॉन क्वांट का भी स्मॉल कैप है और कोटक का लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन का मल्टी कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है। 65,000 रुपये की ये फ़िलहाल एसआईपी कर रहे हैं और कितना इन्हें जोड़ना है मेरे ख्याल से उसकी इन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन 20 साल का समय है जिसमें ये निवेश करना चाहते हैं और इनकी जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी मॉडरेट है। पर जिस तरह के फ़ंड इन्होंने डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में वो काफ़ी अग्रेसिव हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ी समझ की गलती हो गई होगी। बताइएगा पंकज जी, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल कविता जी, जैसा आपने कहा कि एक तरफ लिखा हुआ है कि मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है और स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 34% है और 3 स्मॉल कैप फंड हैं। मैंने पिछले सवाल के उत्तर में भी कहा कि स्मॉल कैप में पहली बात मतलब आपको एक्सपोजर भी लिमिटेड रखना चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। हालांकि समय 20 साल का है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा एक्सपोजर सही नहीं है। और साथ ही दूसरी बात यह है कि 3 फंड्स, तो यहाँ पे एक तो फंड कम कर लें, क्वांट का स्मॉल कैप फंड आप यहाँ से एसआईपी बंद कर सकते हैं इसमें। उसकी जगह पर आप उस पैसे को कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो आपके पास है वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप डाइवर्ट कर दें एसआईपी अमाउंट को, तो ये सही रहेगा। और फंड यहाँ पर काफी हैं, लेकिन एटलीस्ट एक स्मॉल कैप फंड तो कम करना ही चाहिए। दूसरी बात ये कविता जी, जहां तक टारगेट का सवाल है, टारगेट नहीं लिया है पर 20 साल का वक्त है। यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो लगभग 6 करोड़ रुपए बन सकते हैं और यदि 15% पे करें तो करीब करीब 8-9 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो 6 से 8 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वक्त बहुत लंबा है। लेकिन फिर भी क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी लॉन्ग टर्म में, तो समय समय पर जितना हो सके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, स्टेप अप करें, ये सलाह मेरी रहेगी अमित शाह जी के लिए। राइट। अगला सवाल लेते हैं ईमेल के ज़रिए इकबाल सिंह का और चंडीगढ़ से इन्होंने ये सवाल हमें भेजा है। विश्वजीत जी, शायद आपके पास होगा इनका सवाल। इनकी उम्र 68 साल की है और मोतीलाल मल्टी कैप ने 20 लाख रुपए एकमुश्त डाले हुए हैं और इन्होंने ये कह रहे हैं कि सितंबर 2025 में और 25 लाख डालेंगे, मार्च 2025 में और 25 लाख डालेंगे और अप्रैल 2026 में एसडब्ल्यूपी के ज़रिए इसी निवेश से इनको चाहिए 40,000 रुपये और नए हैं म्यूचुअल फंड्स में। लमसम इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप में भी है और थोड़ा पैसा इनका एसबीआई कॉन्ट्रा में भी है और जो इनकी मंशा है वो यही है कि पेंशन इनको ऑलरेडी 60,000 की मिल रही है, उसके अलावा इनको 40,000 रुपीज़ चाहिए होंगे एसडब्ल्यूपी के ज़रिए इस पोर्टफोलियो से। अप्रैल 26 से इनको जो है पेंशन मिलनी शुरू होगी, तो कुल मिला के ये 1 लाख का जो अपना महीने का खर्चा है वो बटोरना चाहते हैं पेंशन और इस इन्वेस्टमेंट से एसडब्ल्यूपी करके। जी, बिल्कुल कविता जी, जो इकबाल जी का सवाल है, थोड़ा-सा मैं क्योंकि उनकी उम्र अभी 68 इयर्स की है,
और इन्होंने जो अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वो इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोज़र है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो अगली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो निवेश करना चाहते हैं, करीब-करीब 50 लाख रुपए अभी और निवेश करेंगे अगले साल तक, तो वो इनको एक मेरे ख्याल में थोड़ा रिस्क कम लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें कि बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरीज में निवेश करना चाहिए, जहाँ पे डेट का भी एक कंपोनेंट रहता है, या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जिसमें डिफरेंट एसेट एसेट क्लासेस भी रहती हैं, तो रिस्क थोड़ा-सा अपना कम कर सकते हैं, बजाय इसके कि प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश करें। तो अगले जो 50 लाख है वो मेरे ख्याल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं लमसम, जो ये करना चाहते हैं। और जहाँ तक इनका सवाल है कि 40,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से, 20 लाख इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो करीब-करीब 70 लाख रुपए ये निवेश करेंगे जब ये टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। और वो 1 साल बाद करीब-करीब सारा उनका 2 साल का इन्वेस्टमेंट्स भी देखें तो करीब-करीब 80 लाख की हो जाएगी। और 40,000 का अगर हम एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो ये करीब-करीब 4,80,000 रुपए हो जाते हैं, जो करीब ओवरऑल पोर्टफोलियो का 6% है। तो मेरे हिसाब से ये एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं 40,000 रुपए का, क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं कि 12% का रिटर्न आता है, तो 5 से 6% का विथड्रॉल इनका कॉर्पस भी कम नहीं होने देगा और इनको रेगुलर पेंशन, रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। तो 2 फंड्स जो मैंने सजेस्ट किए हैं उस कैटेगरीज में निवेश करें और 40,000 का विथड्रॉल ले सकते हैं, ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख की वो पूरी हो सके। चलिए, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ये है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो अगर ये फ़ोन पर सुन लेते तो शायद आपसे पूछ भी पाते। बहरहाल राजू अली का सवाल लेंगे पंकज जी। फंड्स आपके पास हैं क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप और कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड है इनके पास। और क्वांट के मिड कैप फंड को बदलने की क्या ज़रूरत है, ये जानना है इनको। 10 से 15 साल का इनका निवेश का नज़रिया है, तो बताइएगा। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी बने रह सकते हैं। बट अगर सामने से पूछ रहे हैं कि इन्हें बंधन या फिर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के स्मॉल कैप फंड में स्विच करने का मन है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे में फिर बंधन स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की जगह। दूसरी बात यह है कि मिड कैप की अगर बात की जाए तो अगेन मिड कैप में आपके पास में 2 मिड कैप फंड हैं और दोनों की ही एक जैसी स्ट्रेटेजी है। तो इसमें भी अगर आप क्वांट मिड कैप फंड से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में स्विच करें तो ये बेटर होगा, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का भी जो पोर्टफोलियो है वो फोकस्ड अप्रोच वाला पोर्टफोलियो है। तो ये आपको बदलाव करना चाहिए, एक तो स्मॉल कैप से बंधन स्मॉल कैप में और क्वांट मिड कैप फंड से मैं कहूंगा कि क्वांट की जगह निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आप स्विच कर लें, ये बेटर होगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ये ध्यान रखिए, जैसे पहले भी कहा था कि अगर 2 फंड्स रख रहे हैं तो दोनों की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो, तभी उसका फायदा मिलेगा आपको। सेम टू सेम पोर्टफोलियोज या सेम ओवरलैपिंग होगी यदि पोर्टफोलियोज में, तो फिर यहां पर डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। ऑलराइट, राजू अली साहब के लिए ये सलाह जो कि निकल कर आ रही है। और इसी के साथ सवाल जवाब का जो हमारा आज का सेशन है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके सवालों के जवाब दिए। चलिए, इस बीच हम एक ब्रेक लेंगे और अगर आप भी हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव नंबर है हमारे शो का जहां पर लोग अपने इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हो या किसी और तरह का इन्वेस्टमेंट हो उसकी जानकारी देते हैं, और कोई स्ट्रैटेजी की सलाह चाहिए हो तो हमारे एक्सपर्ट्स से लाइव जुड़कर मांगते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर डालिएगा, आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर बात होने वाली है आपके इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ यानी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इससे तो आप अपने आप को कवरेज देते ही हैं, लेकिन क्या उसके साथ साथ राइडर्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए? क्या होते हैं इंश्योरेंस में राइडर्स, समझेंगे तमाम बारीकियां इसी को लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद।